हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लाइट मोड चैनल। और आपके साथ हम आ गए हैं एक बहुत ही दिलचस्प सोलो करके के जिसका नाम है सक्सेस स्टोरी। जैसे कि अभी मतलब कि बुधवार को 20 तारीख को एबीपीएस का फाइनल रिजल्ट आया था। जिस बच्चों ने 2019 और 20 में पेपर दिया था, चाहे वो एबीपीएस पीओ हो, चाहे एबीपीएस कलर हो, चाहे एबीपीएस एसओ हो, तो उनका रिजल्ट आया था। और इसी सेगमेंट के साथ हम एक आपके साथ जो राहुल गुप्ता भागलपुर बिहार से बिलोंग करते हैं और इनका ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स में पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हो रखा है एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ। तो राहुल, पहले पहले आपको होल द टीम ऑफ लाइट मोड जीए के तरफ से आपका वेलकम करते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका पंजाब नेशनल बैंक जो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें आपका सिलेक्शन हो रखा है। तो थैंक यू राहुल, सर। आप अपना जर्नी कब से देखते हैं और क्या देखते हैं आप अपना, मतलब कि एक मतलब कि विद्यार्थी एक एक्सपीरियंस से लेकर के आज एक ऑफिसर आप बन चुके हैं, तो आप अपने जर्नी को कैसे देखते हैं, कहाँ तौलते हैं आप अपने जर्नी को? सर ये बैंकिंग बैंकिंग के लिए जो प्रिपरेशन थी, मैंने शुरुआत में 2016 में मैं फाइनल ईयर पेपर चल रहा था ग्रेजुएशन का। तो उस टाइम मैंने सोचा कि बैंकिंग सबसे अच्छा ऑप्शन है इस टाइम पे, क्योंकि ये अभी भी सारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें बैंकिंग ही एक ऐसा सेक्टर है जो कि जिनका की जो टाइम लिमिट है वो काफ़ी कम है। वो उनका सारा प्रोसेस जो होता है बिल्कुल टाइम पे ही होता है। तो इस वजह से मैंने बैंकिंग को चूज किया और 2016 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें कि मैंने प्री क्लियर नहीं किया था। तो फिर मैंने दोबारा से प्रिपरेशन किया। 2017 का भी पेपर मैंने दिया, फिर 2017 में भी प्री क्लियर नहीं हो पाया था। फिर 18 का मैंने इंटरव्यू तक 18 वाले पेपर में इंटरव्यू तक गया, तो उसमें मैं फाइनल थोड़े से मतलब कुछ परसेंटेज से रह गए थे, 1.5% के अराउंड। उसके बाद इस साल 2019 वाला जो बैंकिंग का पेपर था, इसमें भी इंटरव्यू मैंने दिया और फाइनली आज रिजल्ट आया, मुझे पंजाब नेशनल बैंक मिला है। इस वजह से मैं काफ़ी खुश भी हूँ, क्योंकि टाइम लगा लेकिन मेहनत मेहनत जो है आखिरकार रंग लाई। राहुल, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे रिजल्ट आया तो आपने कितने बजे रिजल्ट देखा और सबसे पहले किसको बताया और आप उस समय कहां पर थे? जी सर, एक्चुअली ये तो अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, मैं रहता अभी दिल्ली में ही था, लेकिन न लॉकडाउन की वजह से मैं टाइम पे घर वापस आ गया था। अपने मेरा घर बिहार में है। तो अ, जो जिस जिस दिन रिजल्ट आया 20 मई को 11 बजे जैसे रिजल्ट अनाउंस हुआ था फाइनल, तो मैंने लगभग 11:10 पे मैंने अपना रिजल्ट चेक किया और रिजल्ट देखते ही सबसे पहले मैंने ये खबर अपनी माँ को दिया है। तो वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश हुई, खासकर ऐसे टाइम पे तो और भी ज़्यादा खुश हुई है। ओके, तो सबसे पहले आपने अपने माँ को मतलब ये खुशखबरी सुनाई। ओके, उस समय जी, आपके पापा कहाँ पे थे या घर के और सदस्य कहाँ पे थे? मेरे घर के और सदस्य यहीं थे। मतलब जो मेरे सबसे निकट थे मेरी माँ ही थी, तो उन्हें सबसे पहले मैंने ये बताया, उसके बाद मैंने अपने पापा को बताया, फिर घर के बाकी सदस्यों को बताया। ओके राहुल, आपने जैसे बताया कि 2016 से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये जर्नी थोड़ी सी लंबी चले गई, मतलब कि 3 से 4 साल का वक्त हम मान सकते हैं कि 3 से 4 साल का वक्त आपको जी, लगा इसको क्रैक करने में। और आपने बताया भी जी, कि 2018 में आपने इंटरव्यू दिया था, बट कुछ परसेंटेज के चलते, माइनर परसेंटेज के चलते आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो दर्द जी कहाँ सर। पे थी जब राहुल आपने इंटरव्यू दे दिया था, उस समय आपका सिलेक्शन जब कुछ ही परसेंटेज पे नहीं हुआ, उस समय आपके मन में क्या लगा? तो उस टाइम मैंने फिर एनालाइज किया कि मेरा कहाँ पे रह गया। एक तो मेरा था कि मेंस के मेरे स्कोर उतने अच्छे थे नहीं लास्ट टाइम, ओके। और दूसरा था कि मैं इंटरव्यू भी एवरेज गया था, क्योंकि ओके। कुछ ऐसे एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जिसके मैं आंसर दे नहीं पाया था जो कि मुझे देने चाहिए थे। ओके। तो मैंने उस पर अपना काम दोबारा से शुरू किया। जब मैंने नेक्स्ट ईयर वाला 2019 वाले के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उस पर मेरा ज़्यादा फोकस था कि इन चीज़ों को मैं दोबारा से ना दोहराऊं। तो मैंने उसी पे ज़्यादा अपना टारगेट किया और इस बार जैसे मेरा इंटरव्यू भी काफ़ी अच्छा हुआ और मेरे मेंस के मार्क्स भी अच्छे थे, तो रिजल्ट भी हो गया मेरा। ओके राहुल, तो आपने बताया कि आपके मेंस के मार्क्स अच्छे थे, कितने थे आपके मेंस में मार्क्स जो थे? सर मेरे अप्रॉक्स 87 थे। 87, दैट मीन्स कि गुड स्कोर, ये 71.5 पे कट ऑफ था। और जी, जी आपके सर। 87 मतलब कि कट ऑफ से 16 से भी ज्यादा, 16 से भी ज्यादा आपके नंबर थे। तो मेंस जी सर। में इतने ज्यादा नंबर, कट ऑफ से 16-17 बहुत मायने रखता है। आपने मेंस जी के सर। लिए क्या प्रिपरेशन करा, आपने कहाँ से प्रिपरेशन करा कि आपके पढ़ते समय आपकी स्ट्रेटजी क्या होती थी? क्या आप घंटों पे विश्वास करते थे कि हमें 8-10 घंटा पढ़ना है, या फिर 4 ही घंटा पढ़ना है, बट
वही पढ़ना है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, या फिर आउटपुट आप देखते हैं कि हमने 4 घंटे पढ़ के 5 घंटे पढ़ के आपने कितना आउटपुट निकाला? सर ऐसे तो मैं जैसे वर्किंग भी रहता था, तो इस वजह से मेरे पास टाइम की थोड़ी कमी थी। इस वजह से मुश्किल से मैं 4 घंटे ही मैक्सिमम दे पाता था, कोई भी दिन अगर पढ़ाई करनी होती थी, या फिर वीकेंड पे मेरे पास टाइम मिलता था तभी मैं प्रिपेयर कर पाता था। तो प्रिपरेशन के लिए यही था कि मेरे जैसे इंग्लिश काफ़ी स्ट्रांग है, तो ओके। मैं इंग्लिश को कम समय दे के अपना बाकी सब्जेक्ट जो कि मुझे थोड़ा लगता था कि जहाँ पे मुझे ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है, जैसे क्वांट हो गया और रीजनिंग हो गई या फिर जीए हो गया, तो इन तीनों सेक्शन पे मैंने ज़्यादा ध्यान दिया। तो मेंस के लिए मेरे लिए था कि मैंने क्वांट सेक्शन जो है वो प्रैक्टिस पे ज़्यादा ध्यान दिया। मैंने प्रैक्टिस किया, उसके पर डे मैं क्वेश्चंस लगाता था, उसके क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करने से मतलब मेरे जो ये एक्यूरेसी है वो ज़्यादा अच्छा हो गया, मेरी स्पीड थोड़ी बढ़ गई। और इसी तरह रीजनिंग था, रीजनिंग में हुआ कि एक होता है आपका एग्जाम के टाइम में माइंड वहाँ पे एकदम बिल्कुल शांत रखना होता है, और क्वेश्चन को समझने का मतलब कि किस तरह सॉल्व करना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आनी चाहिए एग्जाम के जस्ट एग्जाम दे रहे हो तो आप। तो वो चीज़ के लिए मैंने प्रिपरेशन है ना, उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन की ताकि मैं टाइम के अंदर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ। और फिर जीए जैसे था कि जीए में मतलब करंट अफेयर्स होता है कि आपको रेगुलर रहना पड़ेगा, एक दिन पढ़ने से तो बिल्कुल भी याद नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने मतलब कोशिश किया कि जो भी है ना डे टू डे न्यूज होती थी करंट अफेयर्स में खासकर, उसे मैं नोट डाउन कर लिया करता था। उसकी मैंने एक नोटबुक बनाई, उसमें पर डे जो भी इम्पोर्टेंट होते थे उसे नोट डाउन कर लिया। खासकर जैसे आप लोगों ने अपना ये निकाला था, जी लाइट मोड ने निकाला था एक एग्जाम के लिए स्पेशल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट, हाँ कैप्सूल। हाँ, इम्पैक्ट। जी, तो उसने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया मुझे एग्जाम से लास्ट टाइम में, वो पढ़ने से काफ़ी कुछ जो होता है कि 2-3 महीने पहले भी कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे वो भी अच्छे से रिवीजन हो गए एक साथ। तो इस तरह से मैंने जीए तो की प्रिपरेशन आपने की। जनरल अवेयरनेस के लिए इम्पैक्ट ही पढ़ा था, और आपके जनरल अवेयरनेस में कितने मार्क्स हैं राहुल, बता सकते हैं आप, याद है अगर आपको? सर अराउंड 17 या 18 मार्क्स थे सर। 17 या 18 मार्क्स थे, ओके। तो राहुल, अगर अगर आपने ये बताया कि इंग्लिश आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन था, इंग्लिश, तो जी इंग्लिश के बारे में आप बताइए कि आपका स्ट्रॉन्ग सेक्शन कैसे बना? इंग्लिश इंग्लिश के बारे में जैसे 50 से 60% बच्चों की यही दुविधा रहती है कि इंग्लिश कैसे पढ़ा जाए, खास करके जब मैं एक्सपीरियंस था, जब मैं एग्जाम निकालता था या इंग्लिश का पेपर सॉल्व करता था, मुझे भी इंग्लिश में बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी। मैं भी यही सोचता था कि कहीं से कट ऑफ इंग्लिश का कट ऑफ अगर हम क्लियर कर ले तो बाकी एग्जाम क्लियर ही कर लेंगे। तो इंग्लिश का आपने कैसे प्रिपरेशन अच्छा करा इंग्लिश के लिए? इंग्लिश के लिए तो जैसे है कि आपको रेगुलर होना पड़ेगा कि आप जो भी पढ़ रहे हैं उसे आप समझ पा रहे हो या नहीं। एक तो होती है कि आप समझने के लिए पढ़ रहे हो, या फिर आप ये देख रहे हो है ना कोई भी सेंटेंस को कि वो लिखा कैसे जा रहा है, उस लिखावट या फिर जो उनका सीक्वेंस होता है, क्या चीज़ पहले आना है क्या चीज़ बाद में आना है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ वोकैब ठीक कर लेने से लोगों की इंग्लिश ठीक हो जाए, उसके लिए जरूरी है कि वो अपने सेंटेंस को भी सही लिखे, उसमें एक बच्चों, भी ये ग्रामेटिकल पॉइंट मिस्टेक ना नोटेट हो। करने वाला राहुल ने जो अभी बात बताया है कि इंग्लिश में सिर्फ वोकैब रटने से नहीं होता है कि आप वोकैब रट रहे हो, सेंटेंस भी उस वोकैब में किस सेंटेंस में कौन सा वोकैब यूज करना होता है, ये भी बहुत जरूरी होता है। जी राहुल। जी सर बिल्कुल। और साथ ही जैसे आप न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ ये मत देखो कि कंटेंट के अकॉर्डिंग मत पढ़ो, कंटेंट के साथ साथ आप ये भी देखो कि इंग्लिश वो कितने अच्छे तरीके से लिखा जा रहा है, या फिर कोई सेंटेंस है तो कौन सा वर्ड किस मीनिंग के साथ वहाँ पे लिखा गया, या फिर अगर हम कोई पोजीशन यूज कर रहे हैं या फिर कोई भी पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज हो रहा है वहाँ पे, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना क्यों यूज हो गया है हुआ है, उस चीज को अगर हम समझ लेंगे तो हमारा इंग्लिश आसानी से इम्प्रूव हो जाएगा। और आजकल जैसे मेंस के क्वेश्चंस हो गए हैं सर बैंकिंग के, तो उसमें तो बिल्कुल रीडिंग पोर्शन ही है। आप देखोगे क्वेश्चंस का लेंथ, एक एक क्वेश्चन का लेंथ होता है 2 to 3 लाइन्स के होते हैं, मतलब मैक्सिमम 35 to 40 वर्ड्स जाते हैं एक एक क्वेश्चन। यहाँ तक कि एरर के भी क्वेश्चन 40 वर्ड्स में चले जाते हैं। तो उन चीजों के लिए जरूरी है कि हमें पूरे सेंटेंस को समझना जरूरी है कि एक भी एक छोटा से छोटा मिस्टेक नहीं होना चाहिए, उसमें कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं हो, उसको पकड़ने के लिए हमें पहले से तैयार रहना होगा कि अगर हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उसमें भी देखें कि कोई मिस्टेक ना हो। मतलब अगर मिस्टेक नहीं हो रही है तो हमारा इंग्लिश ऐसे ही इम्प्रूव होता जा रहा है। ओके। तो राहुल, जो एक्सपीरियंस इस शो को देख रहे हैं तो वो समझेंगे कि इंग्लिश के लिए आपने जैसे स्ट्रेटजी बताई है उसे फॉलो करें। उसके अलावा अगर आप बताना चाहते हैं न्यूज़पेपर का, कि जैसे आपने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, तो आप कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते थे और बच्चों को कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, इसके बारे में आप क्या बताएंगे?
सर न्यूज़पेपर तो कोई भी ले लो वो भी ठीक है, लेकिन जैसे वैसे मैं प्रेफर करता था द हिंदू या फिर द स्टेट्समैन। ये दो इंग्लिश के लिए काफ़ी अच्छे न्यूज़पेपर है। इसमें मतलब इनके जो वोकैब वगैरह भी होते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, और इनमें ग्रामेटिकल मिस्टेक जो भी होती है, मतलब मान लो कभी कभी न्यूज़पेपर्स वाले भी काफ़ी गलत दे देते हैं इंग्लिश के, तो उसमें 1 to 2% के ही मिस्टेक मैक्सिमम हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि इनका जो ये व्यूअरशिप है काफ़ी ज़्यादा है। ओके। और राहुल, मैं अब जैसे जीए का आपने बताया, उसके बाद इंग्लिश का बताया, फिर आप रीजनिंग के बारे में क्या बताना चाहते हैं कि रीजनिंग का प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए? रीजनिंग में सक्सेस अगर पाना है तो आपको क्या करना होगा? रीजनिंग में सर प्रैक्टिस है, तो जैसे मान लो किसी का कोई ना कोई स्ट्रांग पार्ट होता है उसमें, जैसे लॉजिकल रीजनिंग है, और लॉजिकल रीजनिंग काफ़ी लोग गलत कर देते हैं एग्जाम में जाके। अगर लॉजिकल रीजनिंग को अगर सही करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप जितनी अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाओगे वो ज़्यादा आपको हेल्प करेगा। आप इसके लिए हो सकता है कि कोई भी टीचर के कोई भी मतलब जो कि आपको टीचर जिससे भी आपको पढ़ना हो उनसे पढ़ें, लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आप जो कोशिश कर रहे हैं वो सही हो रहे हैं। प्रैक्टिस में अगर आपके क्वेश्चंस मान लीजिए 5 में से 4 सही हो रहे हैं, 3 सही हो रहे हैं, तो आप समझ लो कि आप सही दिशा में जा रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी के पोर्शन जैसे हो जाते हैं बजट पजल पजल के लिए तो आपको निश्चित ही हर दिन है ना 2 से 3 पजल लगाने होंगे, और वो भी आपको टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग। जैसे मान लो कि आप अगर एक पजल उठा रहे हो, कोई बड़ा सा पजल है, तो उसमें कितना टाइम लग रहा है आपको एक सॉल्व करने में, वो भी बिल्कुल सही। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में तो आपको पजल ही बचा सकता है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं। जी। तो रीजनिंग का जैसे आपने मेन बताया कि रीजनिंग का प्रैक्टिस ही मेन है। आप क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करो, पजल का जी प्रैक्टिस सर। करो, पर डे पजल का, चाहे किसी भी लेवल का एग्जाम में पजल आए तो आपको एग्जाम में पजल सॉल्व करने में सही रहेगा। उसके बाद क्वांट के बारे में आप ब्रीफ कीजिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड की। नाम से ही घबराते हैं बच्चे कि क्वांट, माय गॉड। तो आजकल मेंस के पेपर में क्वांट का सच में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पे बिल्कुल आपका जितना भी माइंड को पूरा निचोड़ लेते हैं वो एक तरह से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। मतलब जो कॉन्सेप्ट है, मतलब एक पार्टिकुलर चैप्टर से एक क्वेश्चन नहीं होता, उसमें मिक्स कर देते हैं, मतलब 2-3 चैप्टर के एक क्वेश्चन निकालते हैं। मतलब आपको तीनों चैप्टर्स के अच्छे नॉलेज होनी चाहिए, तभी जाके आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जैसे आजकल ये आ रहे हैं सर, ये अपना क्वांट में जितने भी ये डीआई वगैरह आ रहे हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन जो होते हैं, उसमें चैप्टर वाइज ही रहता है। जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, इन चैप्टर्स के ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। बोट एंड स्ट्रीम हो गया, ये सारे एडेड होते हैं उसी के। मतलब अगर इनकी नॉलेज नहीं है तो आप वो डीआई भी सॉल्व नहीं कर पाओगे, ऐसा है। और इनका जो मिसलेनियस के क्वेश्चंस होते हैं उसमें तो मतलब एक तरह से लॉजिकल है, बिल्कुल एक तरह से लॉजिकल रीजनिंग में जैसे क्वेश्चन होते हैं, वनली वन, वनली टू, वनली थ्री, इसमें आपको सब तीनों के तीनों क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब जाके आप 1 मार्क्स से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो। इसमें पेशेंस भी चाहिए, प्रैक्टिस भी चाहिए, और जो आप चैप्टर कर रहे हो उस पर एकदम बिल्कुल फुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मतलब कि आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। ओके। तो राहुल, जैसे कि मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड में डीआई का ज्यादा वेटेज होता है, चाहे वो प्रीलिम्स जी एग्जाम सर। हो चाहे मेंस एग्जाम हो, 30 to 40%। और डीआई में जैसे आपने बताया कि मेंस में प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन आते हैं, एवरेज के भी, परसेंटेज के भी क्वेश्चन आते हैं। सर वो उसके सारे अलावा मिक्स कर देते हैं। ओके, हाँ हाँ, मिक्स कर देते हैं। तो राहुल, आप एक बात बताएंगे कि अगर किसी को क्वांट, अगर बच्चा न्यू है, अभी कॉलेज से निकला है, ग्रेजुएशन करके, बीटेक करके, बीकॉम करके अगर वो कॉलेज से निकला है, तो उसको क्वांट कहाँ से, मतलब कि सबसे पहले क्या टेबल पे ध्यान देना चाहिए कि टेबल उसे आना ही आना है, स्क्वायर आना है, क्यूब आना है? क्योंकि अगर हम क्वांट की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेटा डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो 5 टॉपिक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ा है। अगर आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा स्ट्रांग है, आप उस क्वेश्चन को उतना ज्यादा सॉल्व कर पाओगे। तो इसके बारे में जी आप सर। बताइए कि आपको टेबल कहाँ तक याद था, आपने कहाँ तक याद किया, क्यूब क्या आपने किया, स्क्वायर का क्या क्या, इसके बारे में थोड़ा बच्चों को बताइए। सर स्क्वायर और क्यूब का जैसे था कि मैंने 25 तक मतलब दोनों के एकदम अच्छे से याद कर लेते कि जैसे ही कोई स्क्वायर या क्यूब वाले क्वेश्चन हो वो अपने आप माइंड में क्लिक कर जाए, हाँ इसका तो ये होता है, तो वो तो ठीक है। लेकिन कभी कभी होता है कि इनसे ज्यादा भी आ जाते हैं, तो कुछ ट्रिक्स होते हैं इनके, लास्ट 2 डिजिट का या फिर फर्स्ट 2 डिजिट का, इनके ट्रिक्स जो होते हैं, कुछ वो ट्रिक्स अगर आपको आ गए तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। लेकिन ये सब क्वेश्चन फिर हो गए सर, ये जो आप जैसे पूछ रहे थे, ये सारे क्वेश्चन सिर्फ प्री लेवल में ही अब आते हैं, ये सब आपके मेंस लेवल में बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि मेंस लेवल के क्वेश्चंस का लेवल ही अजब है ना, काफी ऊपर चला गया है। ओके। तो आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आपको एग्जाम में क्वालिफाई करना है तो प्रीलिम्स तो निकालना ही पड़ेगा,
तो आप स्क्वायर क्यूब अगर बच्चों को सजेस्ट जी करना सर। चाहते हैं कि कितना तक का स्क्वायर, कितने तक का क्यूब और कितने का टेबल याद होना चाहिए, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे? सर कम से कम तो मेरे ख्याल से 35 तक तो बिल्कुल अच्छे से स्क्वायर और क्यूब दोनों के यानी 35 तक आप अच्छे से ये कर लो। नहीं हो तो आप एक चार्ट पेपर में बना के अपने आंखों के सामने रखो, जहाँ भी आप पढ़ रहे हो एकदम सामने ही रखा हो तो आपको अच्छे से याद रहेगा। मतलब जहाँ जितनी ज़्यादा बार आप उस चीज़ को देखोगे उतनी ज़्यादा बार आपका माइंड में रहेगा वो चीज़ें। और बेसिक्स सर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कोई भी टॉपिक हो या फिर कोई भी चैप्टर हो उसके बेसिक जो है बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, तभी आप आगे की क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। जो कि लेवल पढ़ाई जब लेवल पढ़ेगा तो आपको बेसिक ही काम आएगा कोई भी क्वेश्चन का। ओके राहुल, ट्रिक जैसे वहाँ पे बिल्कुल भी काम नहीं करती, जैसे मेंस में भी। ओके जब राहुल जैसे मेंस में भी जी बताइए बताइए। जैसे मेंस में भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें बेसिक ही काम आता है। कोई भी ट्रिक वाले क्वेश्चंस जैसे हम लोग आसानी सॉल्व कर लेते हैं, मतलब अगर ये है ना ज़्यादा लेंथ में जा रहा है तो क्वेश्चन ट्रिक लगा के हम तुरंत सॉल्व कर देते हैं 1 मिनट में या फिर कुछ सेकंड्स में कर दिए, वो वहाँ पे बिल्कुल ही काम नहीं आता मेंस में। ओके ओके राहुल, अब चारों सब्जेक्ट जानने के बाद हम एक चीज जानना चाहते हैं कि लाइट मोड जैसे हम प्रैक्टिस सेट निकालते हैं या फिर टेस्ट या मॉक पेपर या वीडियो कोर्स, कोई भी हम अगर पेपर दे रहे हैं तो सोच समझ के देते हैं कि हम क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, नो की क्वांटिटी। अगर हम किसी एक एग्जाम से दो एग्जाम फोकस कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ हम क्वालिटी प्रोवाइड करें कि अगर कोई बच्चा हमारा टेस्ट सीरीज दे रहा है तो उसका फाइनल सिलेक्शन होना चाहिए। अभी भी 90-95% हुए हैं हमारे यहाँ से सिलेक्शन, जिसने भी प्रैक्टिस दिया है। तो लाइट मोड ने आपको प्रैक्टिस करने में वीडियो में किस तरह से, आप कैसे इसको कहाँ पे रखेंगे आप लाइट मोड को? सर प्रैक्टिस के लिए तो देखिए कोई भी अगर क्वालिटी अगर आपको मिल रहा है तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्वांटिटी पे तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए जी कि अगर मान लो कोई मैंने टेस्ट सीरीज खरीदा किसी से भी लिया मैंने तो उसमें इतने सारे सारे एग्जाम्स उन्होंने डाल रखे हैं कि आपको ये भी एग्जाम का मिलेगा वो भी एग्जाम का मिलेगा, वो जरूरी नहीं है सर। कोई भी पार्टिकुलर जैसे बैंकिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो अब हर एग्जाम में लेवल के अकॉर्डिंग है, क्वेश्चन तो सेम है, सिलेबस सेम है सारे एग्जाम्स, मतलब बैंक के हो गए या फिर इंश्योरेंस के हो गए, क्वेश्चन तो लगभग सेम ही आते हैं। सिर्फ है ना इनका लेवल चेंज हो जाता है, कुछ किसी के इजी आते हैं, कुछ के मॉडरेट या किसी के डिफिकल्ट। तो अगर आपको क्वालिटी मिल रही है तो सबसे पहले क्वालिटी पे ही जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्वांटिटी के पीछे मत जाएं। आपको अगर आप अगर बिल्कुल टारगेट ओरिएंटेड है कि नहीं मुझे यही एग्जाम निकालना है तो आप बिल्कुल ही क्वालिटी के पीछे जाएं, क्वांटिटी को मत छुएं। मैं तो सर इतना ही सजेस्ट कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए। ओके तो जैसे मैंने भी हुआ था कि आईबीपीएस मैंने ये रखा था तो या तो मैं एसबीआई पीओ का देता था या फिर आईबीपीएस पीओ का, तो ये दोनों ही मेरे टारगेट थे ओके और मैंने ओके किसी और एग्जाम के लिए कभी वो नहीं किया। ओके तो लाइट मोड के टेस्ट सीरीज जैसे आपने दिया होगा तो उसकी क्वालिटी कहाँ आप आंकते हैं कि क्वालिटी क्या हमने उसी एक लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे दिया था, या फिर मतलब कैसे आप उसको आंकते हैं, बताइए? सर उसके जो मैंने क्वेश्चंस वगैरह देखे तो जैसे एग्जाम्स वगैरह में आते हैं जिस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो क्वेश्चंस के लेवल बिल्कुल ऑलमोस्ट सिमिलर थे, तो मुझे लगा कि ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे। जी अगर डिफिकल्ट भी है तो वो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ना कि उससे कम। अगर हम ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आसान अगर यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं तो ऑब्वियस की एग्जाम में भी हम इससे अगर वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है या फिर उससे नीचे की क्वेश्चन हो तो और भी अच्छे से हम लोग वहाँ पे सॉल्व कर पाएंगे। ओके राहुल, ये हमने प्रीलिम्स की बात की, मेंस की बात की, मतलब रिटन की बात कर लिया। अब पीओ जैसे प्रोबेशनरी ऑफिसर में तीसरा स्टेज भी होता है, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू। तो अब इंटरव्यू के बारे में हम बात करने की, जैसे बहुत से बच्चे इंटरव्यू के नाम से ही डर जाते हैं कि पैनल में 4-5 होंगे, कैसे होंगे क्या नहीं होंगे, कैसे जवाब देना है, कैसे बैठना है। तो इस बारे में आप बच्चों का डाउट थोड़ा क्लियर कर दीजिए। उनके उनके मन में एक तरह से डर बैठा रहता है कि इंटरव्यू मतलब कैसे देंगे इंटरव्यू। तो आप पैनल क्या बोलती है या फिर पैनल यूजर फ्रेंडली पैनल है कि नहीं, इस बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? उसके साथ साथ इंटरव्यू में आपको अगर एक दो क्वेश्चन याद हो तो वो बताइए, आपसे क्या पूछा गया था? सर जैसे एक इंटरव्यू में होता है कि जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम था जब लास्ट ईयर, तो डर तो मुझे भी काफ़ी लगा था। और उस टाइम पैनल का तो ये रहता है कि आप वो तो बिल्कुल एक तरह से लक पे बोल सकते हैं, आपके लक पे है कि आपका पैनल फ्रेंडली है या नहीं है वो, या फिर आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं। अगर आप नर्वस भी हो रहे हैं तो वो आपको किस तरह से देख रहे हैं या फिर किस तरह से जज कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल लक पे है। जैसे मेरा लास्ट टाइम वाला था तो उस टाइम मैं सच में नर्वस हो गया था एक क्वेश्चन पे, इस वजह से मेरे 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, मैं उस टाइम आंसर नहीं दे पाया था। ओके तो और जैसे इस वाले में था 2019 वाले में काफ़ी फ्रेंडली थे, इस वाले पैनल में उन्होंने क्वेश्चंस भी काफ़ी इस अच्छे बार वाला पूछे। इंटरव्यू कहाँ पे हुआ था, किस शहर में हुआ था राहुल आपका इंटरव्यू? सर मेरा पटना में हुआ था।
पटना में हुआ था, ओके ओके। और लास्ट ईयर वाला 2018 वाला? वो भी पटना में ही था वो सर। भी पटना में हुआ था, ओके ठीक है। बताइए, तो इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन आए थे? आपके पैनल में कितने लोग थे और कितने मैम थी, कितने सर थे, और सबसे पहले क्या पूछा आपसे? सर मेरे पैनल में 5 लोग थे, एक मैम थी और 4 सर थे उसमें। ओके। तो क्वेश्चन तो सारे जितने भी पैनल के मेंबर होते हैं सब पूछते ही हैं, वो तो श्योर है कि उनके मार्क्स भी अलग अलग अपने हिसाब से उठाते हैं। और जैसे मेरे इस बार वाले में बताता हूँ कि जैसे मैं कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे मेरे, टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं कॉमर्स के, उस टाइप से थे क्वेश्चंस। जैसे मेरे से रिलेटेड ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में मेरे से पूछा गया था, ओके और ट्रायल बैलेंस के बारे में पूछा गया था मेरे से। ओके और उसके बाद और क्वेश्चन तो मुझे ठीक से याद नहीं है, बाकी फिर पर्सनल क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत। और जी है ना, जीके से कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, और प्रेसिडेंट जो होते हैं उन्हें कौन कौन इलेक्ट करता है, या फिर कौन सा क्या प्रोसेस है उनको इलेक्ट करने का। और एक क्वेश्चन था करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन थे। जैसे एग्जैक्ट तो मेरे को क्वेश्चन याद नहीं आ रहा। और एक मैम ने क्वेश्चन पूछा था कि जैसे आपकी हॉबी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, मैम ने मेरे से पूछा था कि आप जैसे मैंने हॉबी में लिखा था राइटिंग, तो उन्होंने पूछा था कि आप उस पर्सपेक्टिव से आप में क्या पर्सनैलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, अपनी पर्सनैलिटी को उसके अकॉर्डिंग। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने पूछा था मेरे से। राइटिंग स्किल्स की अगर हम बात करें राहुल, तो आपने मुझे याद है मुझे कि आपने मुझे एक आपका ब्लॉग भी है, आप लिखते हैं उस ब्लॉग पे। तो मैंने भी उस ब्लॉग को, जितने भी आप आर्टिकल आप लिखते हैं, मैंने पढ़ा है। तो बच्चों को उसको ब्लॉग के बारे में क्या बताना चाहेंगे कि ब्लॉग क्या होता है ना, कि अगर कोई बच्चा किसी का आर्टिकल पढ़ रहा है तो दैट मीन्स कि वो अपना ही काम कर रहा है। अगर आपका आर्टिकल कोई पढ़ रहा है, आप उसमें वर्ड यूज कर रहे हो, ग्रामर यूज कर रहे हो, तो वो पढ़ के वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है कि वो पढ़ करके इंग्लिश को समझे अच्छे से, और एग्जाम में वो ये है। तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो जैसे जैसे मेरी राइटिंग की हॉबी है, तो ये होता है कि कोई एक टॉपिक आते हैं, कोई भी टॉपिक होता है जिसपे हम लोग पहले सोचते हैं उसके बाद लिखते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि सामने वाला उस टॉपिक मतलब उस राइटिंग को किस तरह ले रहा है। इंटरप्रिटेशन जो होती है कोई भी राइटिंग की, वो डिपेंड करती है कि सामने वाला वो किस सेंस में ले रहा है, वो पॉजिटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है, या फिर वो अपने तरीके से उस चीज को समझ रहा है, या राइटर पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहा है। वो बिल्कुल अलग है। ये चीजें आपने जो बताई काफी अच्छी बात बताई सर, क्योंकि इंग्लिश में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उस टाइम पे काफी ज्यादा काम करती है जिस जो पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन जो होता है वो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पूछे जाते हैं, ऑथर्स पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ना कि आप किस तरह समझ रहे हैं उस क्वेश्चन। तो यही है कि अगर आप अपनी रीडिंग स्किल को ज्यादा अच्छे से कर लें तो ज्यादा बेहतर। जरूरी नहीं कि सबकी राइटिंग ही अच्छी हो, आप रीडिंग में भी अच्छे हो सकते हैं। ओके ओके ओके। राहुल, आप जब चीजों को अच्छे आपका, से समझ रहे हो। जी राहुल, आपका इंटरव्यू फैब या मार्च, फैब में हुआ था शायद, आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू? जी सर। ओके। तो आपने इंटरव्यू से पहले, जैसे आपने बताया कि आप कॉमर्शियल बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स, इकोनॉमी एंड फाइनेंस मैनेजमेंट से जो भी बच्चे होते हैं इंटरव्यू पैनल का, उसमें ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहता है कि ये ज्यादा बैंक के बारे में बताएंगे, क्योंकि सही बात है, हम 10+2 से ही, जो मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, तो 10+2 से ही हम बैंक के बारे में पढ़ते हैं, चेक डीडी के बारे में पढ़ते हैं, तो उनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होता है। तो आप, याद है मुझे कि आपने मुझे फोन करा था और आपने पूछा था कि सर इंटरव्यू कैसे, मतलब क्या क्या पढ़े, इकोनॉमी में क्या पढ़े, ये क्या पढ़े, तो हमने जो आपको सजेस्ट किया कि आप ये करो, वो कितना काम आया आपको कि वो पैनल में कैसे बोलना है, अगर कोई क्वेश्चन पूछे, अगर उसका जवाब हम ना भी दे सकते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि हमें जवाब आते हुए भी उस वक्त नर्वस हो जाते हैं और हम जवाब नहीं दे पाते हैं। तो आपको जब मैंने सजेस्ट किया था, उसको कहाँ पे देखेंगे कि एज ए लाइट मोड का मेंटल होने के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटर होने के हिसाब से, मेरे ये भी जानना जरूरी है कि मैं जो बच्चों को गाइड कर रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
तो कोई कनेक्शन मतलब कि पॉज हो रहा है, राहुल से हमारी बात नहीं हो पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल ग्लिच है कि राहुल आंसर नहीं कर पा रहे हैं। जल्दी ही राहुल के साथ संपर्क होगा, हमारे साथ बने रहिए। और राहुल ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताई है, चाहे वो रिटन एग्जाम्स हो, रिटन एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे वो इंटरव्यू से रिलेटेड हो, बहुत सारी बात राहुल ने हमें बताई है यहाँ पे। उसके अलावा भी राहुल ने हमें ये भी बताया है कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। राहुल ने हमें ये भी बताया है कि मतलब कि मेंस के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है या फिर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करना है। तो थैंक यू। राहुल से कनेक्ट हम दोबारा कर रहे हैं। जी जी राहुल। तो वो नेट का चॉइस हो। जी जी राहुल बताइए, टेक्निकल ग्लिच आ जाता है, जान सकते हैं, बताइए। असल तो वो था कि उस टाइम पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसे मुझे नहीं आता था, तो मैंने डायरेक्ट सर को बोल दिया सॉरी सर आई डोंट नो व्हाट दिस, या फिर मैंने बोल दिया सर आई एम नॉट गेटिंग इट राइट नाउ। इस तरह करके मैंने सर को पोलाइटली आंसर दिया था। और जैसे एक दो क्वेश्चंस कैसे थे जिसे मुझे फुल आंसर नहीं पता थे, मतलब ओके उसके मुझे थोड़ा थोड़ा थॉट कि इसका आता है, तो मैंने उस टाइम भी सर को बोल दिया सर सॉरी सर आई नो दिस आंसर बट आई डोंट वांट टू गिव एनी वेग आंसर टू दिस। इस तरह करके मैंने जवाब दिया। ओके। तो वहां पे जब हम ना बोलते हैं तो बहुत सारे बच्चे डरते हैं कि हम क्वेश्चन अगर हम ना बोल दें तो शायद इंटरव्यू में मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा। आपको इस वाले फाइनल में कितना मार्क्स मिला है इंटरव्यू में राहुल? सर मेरे 70 प्लस स्कोर हैं, इतना 72 या 74 के अराउंड मेरे मार्क्स हैं सर। ओके, हम एवरेज मान सकते हैं कि राहुल का स्कोर 73 74 के अप्रॉक्स है, जो कि इंटरव्यू में बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है। राहुल देखिए, इंटरव्यू में क्या होता है ना कि अगर आप 2-3 क्वेश्चंस का आंसर नहीं भी कर पाते हैं तो पैनल ना आपको जज करती है कि बच्चा स्टैंड कहाँ पे करता है, क्या ये बच्चा जेन्युइन बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। अगर हम रट्टा मार के इंटरव्यू में जाते हैं तो पैनल वाले समझ लेते हैं कि ये रट्टा मार के आया है शायद, तो वो हाँ जेन्युइन होना चाहिए कि आपको कोई क्वेश्चन का आंसर पता भी ना हो तो आप बता दीजिए, जैसे आपने बताया। तो एक एज ए मेंटर के लिए मेरे लिए भी ये जानना कि हमने जो आपको सजेस्ट करा था वो कहाँ पे स्टैंड करता है, क्या हमने आपको सही गाइड किया था इंटरव्यू के समय पे? सर बिल्कुल सही गाइड किया था मेरे ख्याल से। आपने जिस तरह से बोला कि आपको कैसे आंसर्स देने होते हैं या फिर कोई जवाब नहीं आता तो आप किस तरह से उन्हें डायरेक्टली नहीं बोल के इनडायरेक्टली आप मना करते हो, ताकि उन्हें ये ना हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े आपके आपके लिए। और किस तरह से आप स्माइल करते हुए आंसर्स दे सकते हो, या फिर कौन से आंसर के लिए कितना, मतलब कौन से क्वेश्चन के लिए कितने आंसर देने चाहिए, ना ही वो ज़्यादा लंबा होना चाहिए ना ही एकदम छोटा होना चाहिए। इस टाइप से काफ़ी हेल्प मिली थी मुझे। ओके राहुल, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, ऐसा कि मतलब कि ये एस्पिरेंट्स को बहुत ही हेल्प करेगा कि जैसे आपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए बताया, फिर मेंस एग्जाम के लिए बताया, फिर स्ट्रैटेजी के लिए बताया, फिर पर्सनल इंटरव्यू के लिए बताया। तो हम आशा करते हैं कि आगे भी ये इंटरव्यू बहुत ही हेल्प करेगा बच्चों को। और बच्चों, राहुल की जैसे एक शॉर्ट आउट निकला है कि इंटरव्यू के समय बिल्कुल भी नर्वस आपको नहीं होना है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप स्माइल करके आप ना बोल सकते हैं। पैनल ऐसा है, जैसे राहुल ने 2-3 क्वेश्चन का आंसर ना देते हुए भी या 1-2 क्वेश्चन का आंसर ना देते हुए भी 74-75 के अप्रॉक्स मार्क्स पाया, जो ही बहुत ही अच्छा मार्क्स है इंटरव्यू में। और रिटेन के लिए भी 87 मार्क्स मायने रखते हैं किसी भी एस्पिरेंट्स के लिए, कि 71 कट ऑफ गया हो और 87 मार्क्स हो, दैट मींस कि 16 नंबर ज्यादा है। तो राहुल का तो सिलेक्शन मेंस स्कोर देखने के बाद ही पक्का था कि अगर 50 से 55 नंबर भी आएगा तो राहुल का सिलेक्शन हो जाना पक्का है। तो राहुल, आपको थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और आपको अभी जर्नी एक सेकेंड स्टेज है आपका, जर्नी स्टार्ट हुआ इस तरह से, आप एक्सपीरियंस थे, अब एक आप प्रोफेशनल वर्कर, प्रोफेशनल हो जाएंगे, मतलब बैंक में काम करेंगे, बहुत सारे शहर आप विजिट करेंगे, क्योंकि बैंक में पीओ में क्या होता है, किसी भी शहर में आपको 2 साल 3 साल नहीं रखते हैं, हो सकता है साल 2 साल में आपको ट्रांसफर होते रहे। पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है, हम आशा करते हैं कि जुलाई अगस्त तक इसका आ जाएगा आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसी समय आपको बोल दिया जाएगा कि आपको किस ब्रांच में रिपोर्ट करना है कि क्या करना है। और आपका बैंक में एज ए बैंकर करियर बहुत ही अच्छा रहे, हम होल द टीम ऑफ फ्लैटपोर्ट और जीए की तरफ से ऑल द बेस्ट आपको बोलना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए राहुल। थैंक यू।